Hey guys, welcome back to my YouTube channel that is a Smart Study with Isha and today we are discussing about the finance. फाइनेंस में क्या देखेंगे हम अब? फाइनेंस में देखेंगे हम बोरोड फंड. हमारा पहले हो चुका है ओन फंड. ओन फंड में हमने क्या देखा था? इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स. और इसमें हम क्या देखेंगे? डिबेंचर और टर्म लोन. तो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है डिबेंचर्स, टर्म लोन या कुछ भी, तो इस वीडियो में आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स. सो फ्रेंड्स, अगर आपको सच में कुछ करना है हमारे करियर के लिए तो आप ज़रूर इस वीडियो में पूरा देखेंगे जिसमें आपको छोटे छोटे बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे. बिल्कुल क्योंकि इस वीडियो में मैंने एकदम छोटे छोटे कंसेप्ट भी दिए हैं फ्रेंड्स. सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द फाइनेंस एंड बोरोड फंड. ओके, तो चलो फ्रेंड्स, अब हम देखने वाले हैं बोरोड फंड. तो बोरोड फंड में क्या क्या होता है वो अब हम देखेंगे फ्रेंड्स. ओके, तो व्हाट इज बोरोड फंड? बोरोड फंड मतलब क्या? एक काइंड ऑफ लोन है. लोन मतलब क्या? अगर हमने कंपनी के लिए कैपिटल क्रिएट करना है या फाइनेंस क्रिएट करना है तो उसमें हम कुछ खुद का लेंगे और अगर हमारा खुद का कम पड़ रहा है तो हम क्या करेंगे? दूसरे से उधार लेंगे. तो बोरोड फंड इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट. बोरोड फंड की कंसेप्ट बहुत डिफिकल्ट नहीं, जिससे जैसे कि हम दूसरे से उधार लेते हैं, दूसरे से कर्ज लेते हैं और दूसरे से कर्ज लेने के बाद हम क्या करते हैं कि मैं तुझको इतने साल में वापस दूंगा और कुछ अगर हमें इंटरेस्ट देना हो तो वो भी फिक्स कर लेते हैं. इतनी ही सिंपल कंसेप्ट हमारी बोरोड कैपिटल की भी होती है फ्रेंड्स. ओके, तो अब हम देखते हैं उसमें जो दो टाइप होते हैं वो. ओके फ्रेंड्स, तो उसके दो टाइप कौन से? एक डिबेंचर और दूसरा है टर्म लोन. ओके, तो अब हम डिबेंचर के बारे में देखते हैं फ्रेंड्स. तो व्हाट इज डिबेंचर? डिबेंचर इज अ काइंड ऑफ लोन. मतलब डिबेंचर एक लोन का टाइप होता है. और डिबेंचर शब्द कहाँ से है? डिबेंचर वर्ड कहाँ से है? डिबेंचर वर्ड लैटिन से है. तो डिबेंचर का मतलब क्या होता है? डिबेंचर का मतलब होता है बोरो. और जो होता है डिबेंचर वो रिटर्न फॉर्म में होता है. रिटर्न फॉर्म में मतलब क्या? एक बॉन्ड फॉर्म में. अगर हमें किसी को लोन देना है तो उसको कुछ तो भी प्रूफ चाहिए ना हमारे पास. तो वैसे ही हमारी जो बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं तो वो एक रिटर्न फॉर्म में हमें बॉन्ड लिख के देती है. तो और उसमें कुछ उनके कंडीशंस होते हैं, वो कंडीशंस हमें फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे कि फिक्स इंटरेस्ट रेट या फिर कुछ भी जो होते तो उसमें हमें फॉलो करने पड़ते हैं फ्रेंड्स. ओके, और उसके बाद फिक्स्ड रिटर्न, जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है उसे हम फिक्स्ड रिटर्न देते हैं. एक कुछ भी रेट है ना तो वो हम रेट फिक्स कर लेते, जैसे कि 5%, 10%, कुछ भी ऐसा रेट होता है वो हम फिक्स कर लेते हैं, उसको हम रिटर्न फॉर्म में देते हैं. और कुछ जैसे हमने कुछ से फिक्स कर लिया है कि 5 ईयर या 10 ईयर के बाद हमें प्रिंसिपल अमाउंट वापस करनी, तो उतनी हमें अगर हमने यूज़ कर ली तो उतनी हम यूज़ कर लेते हैं. उसके बाद 5 या 10 ईयर के बाद उनकी प्रिंसिपल अमाउंट हम वापस कर देते हैं फ्रेंड्स. ओके, उसके बाद क्या है फ्रेंड्स? हमें देखना है टाइप ऑफ डिबेंचर. ओके, सॉरी फ्रेंड्स, टाइप ऑफ डिबेंचर नहीं, हमें फीचर्स देखने हैं. ओके, तो हम फीचर्स में देखते हैं क्या होता है. तो फीचर्स से एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, मैंने अभी जैसे बताया कि फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट हमें देना पड़ता है. उसमें कोई हमें एक्सक्यूज़ नहीं मिलेगा कि इस साल हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है तो हम इसे ज़्यादा या कम करें, ऐसे नहीं. हमें जो हमने फिक्स किया है हमारे बॉन्ड पर जो है हमें वही इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा फ्रेंड्स. ओके, उसके बाद है मैच्योरिटी. तो मैच्योरिटी पीरियड जो होता है हमारे डिबेंचर का वो फिक्स होता है फ्रेंड्स. क्यों फिक्स होता है फ्रेंड्स? क्योंकि हम इसे बॉन्ड कर लेते हैं कि 10 ईयर, 50 ईयर और कुछ उसमें एक दो ऐसे टाइप्स है जिसमें मैच्योरिटी पीरियड फिक्स नहीं होता, जैसे कि नॉन रिडीमेबल, उस टाइप में वो हम आगे देखेंगे. लेकिन फिलहाल तो हम इतना देखेंगे कि मैच्योरिटी पीरियड. तो मैच्योरिटी पीरियड जो डिबेंचर का होता है वो फिक्स होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता. मतलब हमने अगर 10 ईयर का बॉन्ड किया है तो हमें 10 ईयर के बाद वो जो उनके प्रिंसिपल अमाउंट है वो वापस देनी ही पड़ेगी फ्रेंड्स. ओके, उसके बाद वोटिंग राइट्स. तो वोटिंग राइट्स क्या होते हैं? नो वोटिंग राइट. क्यों नहीं होते इनको वोटिंग राइट्स? क्योंकि हमें वो हमें देते हैं प्रिंसिपल अमाउंट तो उसको हम फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट दे देते हैं फ्रेंड्स. वो हमारी कोई भी एसेट पे क्लेम नहीं कर सकते फ्रेंड, और वो हमारी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरफेयर भी नहीं कर सकते जो डिबेंचर होल्डर होते हैं वो फ्रेंड्स. ओके, जैसे कि कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हमें दे रही डिबेंचर, इसका मतलब वो हमारी कंपनी का कोई हिस्सा नहीं बनेगी.
हाँ ठीक है कि वो हम उनको इंटरेस्ट देंगे, ये कुछ लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमारी कंपनी में इंटरफेयर करें या हमारे कंपनी के कोई डिसीजंस लेने में हमें मदद करे, ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। ओके, और जो होता है सिक्योर एसेट, ये सिक्योर एसेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों होती है? क्योंकि ये फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है, उसमें कम ज़्यादा, या जो हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है वो हमारी किसी भी असेट या हमारी किसी भी प्रॉफिट पे कोई क्लेम नहीं करेगा फ्रेंड। ओके ओके ठीक है फ्रेंड्स। और उसमें मुझे एक क्वेश्चन पूछा गया था, डिविडेंड और इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है? तो डिविडेंड जो होता है फ्रेंड्स, वो डिविडेंड है ना, जो वो पार्ट ऑफ हमारे प्रॉफिट का पार्ट होता है डिविडेंड, और जो हमारा जो इंटरेस्ट होता है वो डिविडेंड का पार्ट नहीं होता, वो सिर्फ हम जो अमाउंट है वो यूज़ कर रहे होते हैं, इसीलिए हमें उनको कुछ तो भी देना पड़ता है इंटरेस्ट के तौर पे, तो हम उनको इंटरेस्ट दे देते हैं फ्रेंड्स। लेकिन जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड के पार्ट ऑफ प्रॉफिट होता है फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि हम इक्विटी शेयर्स को ओनर कहते हैं या प्रेफरेंस शेयर्स को ओनर्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि डिविडेंड हमारा पार्ट ऑफ प्रॉफिट होता है फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद देखेंगे हम टाइप ऑफ डिबेंचर्स। तो कौन से टाइप है फ्रेंड्स? तो उसमें 5 टाइप्स है। तो फर्स्ट हम देखेंगे सिक्योर एंड अनसिक्योर डिबेंचर। तो सिक्योर डिबेंचर्स में क्या दिया गया है? तो सिक्योर डिबेंचर्स में हम ऐसा दिया गया है फ्रेंड्स कि जो हमारे ऐसे देखिए हम हाउस लोन लेते हैं या कार लोन लेते हैं या गोल्ड लोन लेते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? सिक्योर। क्यों सिक्योर कहेंगे फ्रेंड्स? क्योंकि हम सिक्योरिटी के तौर पे हमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को कुछ तो भी देना पड़ता है। लेकिन अनसिक्योर में हम इसे कुछ भी सिक्योरिटी के तौर पे देते नहीं, लेकिन हम बॉन्ड पे लिख लेते हैं कि हमें इतने साल के लिए चाहिए, हमारा इंटरेस्ट लोन रेट इतना है ऐसे। लेकिन सिक्योर में कैसा होता है? अगर हमने कार लोन लिया है तो हमारे कार के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या बैंक के पास रहेंगे। अगर हमने होम लोन लिया है तो हमारे होम के भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास रहेंगे। लेकिन वैसे इनसिक्योर में नहीं होता, उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद है रिडीमेबल और इनरिडीमेबल डिबेंचर्स। तो रिडीमेबल मतलब कि जो फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड होता है तो उससे हम रिडीमेबल कहते हैं फ्रेंड्स, और जो फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड नहीं रहा तो उसे हम इनरिडीमेबल कहेंगे। जब फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड मतलब क्या? अगर हमने कोई भी डिबेंचर्स लिया है तो उस पर हमने ऐसा बॉन्ड कर लिया है कि हमें 5 ईयर 10 ईयर कुछ भी इतने साल हम आपके प्रिंसिपल अमाउंट यूज़ करेंगे, उसके बाद हम वापस कर देंगे। तो वो अगर हमने इसे बॉन्ड पे किया है तो वो हमें 5 ईयर के बाद एनी हाउ कंडीशन वापस देनी पड़ती है फ्रेंड्स, तो उससे हम रिडीमेबल कहते हैं। और इनरिडीमेबल का मतलब क्या होता है? अगर हम वो जो अमाउंट है वो वापस नहीं दे सकते तो उसे हम इक्विटी शेयर्स में भी कन्वर्ट कर सकते, तो उसे हम इनरिडीमेबल कह सकते हैं। या फिर इनरिडीमेबल मतलब क्या? जिसमें हमारा मैच्योरिटी पीरियड फिक्स नहीं होता है। मतलब अगर ओनर को लगा कि अब हमें डिबेंचर की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे इक्विटी शेयर्स या हमारे ओन फंड हमें पूरे हो रहे हैं, तो उसके बाद हम क्या करेंगे? उनकी जो अमाउंट है वो वापस दे देंगे। जैसे कि हमने अगर 5 साल का बॉन्ड किया है लेकिन हमें 3 ईयर में ही लगा कि अब हमें डिबेंचर की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा ओन फंड हमें हो जा रहा है, तो हम उसके अमाउंट वापस दे देंगे, तो उसे हम इनरिडीमेबल कहते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो उसके बाद है बैरियर और रजिस्टर। तो बैरियर और रजिस्टर मतलब क्या? अगर हमारे जो इंटरेस्ट रेट है, मतलब एक कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है उसने हमें एक इंटरेस्ट रेट दिया है, उतना इंटरेस्ट रेट हमें हर साल उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को देना पड़ता है। बैरियर मतलब क्या? कि अगर हमें वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट मतलब एक बंदा है, उस बंदे ने दूसरे बंदे को कहा कि मेरे इतने पैसे आ रहे हैं, तू जाके लेके आ, तो उसे हम क्या कहेंगे? बैरियर कहेंगे। और रजिस्टर मतलब क्या? कि हमें उसी बंदे को हमें इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, तो उससे हम रजिस्टर करेंगे। जैसे कि कोई बैंक में रहता है तो बैंक में कैसे क्रॉस चेक रहा तो हमें उसी बंदे को पैसे देने पड़ते हैं, और कुछ भी सिंपल चेक रहा तो हम दूसरे बंदे को भी दे देते हैं। तो जैसे सिंपल चेक हम दूसरे बंदे को भी दे देते हैं, तो उसे बैरियर भी हम दूसरे बंदे को भी इंटरेस्ट दे देंगे, लेकिन रजिस्टर में हमें उसी बंदे को इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद है कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। तो
कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल मतलब क्या? कन्वर्ट मतलब जो हमारे डिवेंचर है वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो उसे हम कन्वर्टेबल कहते हैं। और नॉन कन्वर्टेबल मतलब क्या? जो हमारे डिवेंचर है वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते, उसे नॉन कन्वर्टेबल कहते हैं फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद फर्स्ट एंड सेकंड डिवेंचर। और फर्स्ट एंड सेकंड डिवेंचर मतलब क्या? फर्स्ट डिवेंचर जैसे हम जो हमारी अगर कंपनी लिक्विडिटी को जा रही है तो फर्स्ट प्रेफरेंस हम डिवेंचर्स को देंगे या टर्म लोन्स को देंगे, उसके बाद हम प्रेफरेंस को देंगे, उसके बाद हम इक्विटी को देंगे। तो वैसे ही इसमें होता है, अगर हमें इंटरेस्ट रेट देना है या इंटरेस्ट देना है तो हम पहले फर्स्ट डिवेंचर को देंगे, फिर सेकेंड डिवेंचर को देंगे। ओके फ्रेंड्स, दिस इज़ अ वेरी सिंपलेस्ट कंसेप्ट फ्रेंड्स, नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हमारे जो एग्जाम्पल्स होते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो बार बार देख सकते हो फ्रेंड्स, लाइक ये बहुत ही सिंपलेस्ट है। ओके, उसके बाद हम क्या देखने वाले? एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो फर्स्ट हम देखेंगे एडवांटेज। ओके, तो एडवांटेज कैसे? टू टाइप्स के, एक कंपनी को एडवांटेज हो रहा है, दूसरा इन्वेस्टर को एडवांटेज हो रहा है। तो उसमें हम देखेंगे कि एक लॉन्ग टर्म फंड, जो कंपनी है, कंपनी के लिए एक लॉन्ग टर्म फंड जैसे डिवेंचर्स हो जाएगा, तो ये एडवांटेज हो गया कंपनी के लिए, क्योंकि ये जो डिवेंचर्स होते हैं ये 5, 10, 20 कितने भी साल के लिए हम डिवेंचर्स ले सकते हैं फ्रेंड्स, इसलिए दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म फंड। सेकेंड है लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये लोएस्ट रेट कैसे हो गया? अगर हमने प्रेफरेंस शेयर्स को हमने डिविडेंड देना तो ज़्यादा रेट पे देना पड़ता है, जैसे कि 10, 20, 30% पे हमें डिविडेंड देना पड़ता है, लेकिन जो इंटरेस्ट रेट रहता है वो बहुत ही कम रहता है, 5, 3, 10 इतना ही इंटरेस्ट रेट रहता है। इसीलिए ये कंपनी को फ़ायदा हो गया, क्योंकि जो अगर हमने डिवेंचर्स लिए तो वो लोअर इंटरेस्ट रेट पे लेंगे। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद टैक्स डिडक्टिबिलिटी मतलब क्या? अगर हमने इंटरेस्ट दे दिया तो वो इंटरेस्ट पे हमें टैक्स नहीं भरना पड़ता फ्रेंड्स। ओके, सो इसलिए दिस इज़ अ कंपनी के लिए ये एडवांटेज हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद इंक्रीज अर्निंग पर शेयर। तो ये अर्निंग पर शेयर क्या होता है? उसके लिए एक कंसेप्ट है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। आपने कभी सुना है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी? अगर नहीं सुना है तो सुनिए फ्रेंड्स, मैं आपको बिल्कुल ही डिटेल में ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी बताऊंगी। तो एक ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मतलब क्या होता है? हमारे जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है उसमें हमें सारे के सारे जो फाइनेंस के सोर्स है उसमें से थोड़ा थोड़ा फाइनेंस लेना पड़ता है, लेकिन इसमें हम कैसे लेंगे? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में हम डिवेंचर्स ज़्यादा लेंगे और इक्विटी शेयर्स कम लेंगे। ये क्यों करेंगे हम? क्योंकि डिवेंचर्स का जो रेट है, लोअर इंटरेस्ट रेट है, वो कम होता है, इंटरेस्ट रेट वो कम होता है। तो इससे क्या हो जाएगा? हमें जो हमारा फाइनेंस है वो ज़्यादा मिलेगा, मतलब हमें कैपिटल ज़्यादा मिल जाएगा और हमें इंटरेस्ट रेट भी कम मिल जाएगा, कम देना पड़ेगा। तो उससे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हमारा अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट में हम क्या करेंगे? हमें जो हमारे जो शेयर होल्डर्स है, अगर हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हुआ तो हम शेयर्स भी ज़्यादा दे सकेंगे। तो इसके लिए हमारी क्या हो जाएगी? अर्निंग पर शेयर्स। पर शेयर्स मतलब क्या? हर एक के शेयर्स में ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा हुआ तो उसकी पर शेयर्स की जो प्राइस है वो भी ज़्यादा हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो इसीलिए डिबेंचर्स, कैपिटल स्ट्रक्चर में डिबेंचर्स ज़्यादा होना इम्पोर्टेंट है। वैसे तो हर कैपिटल स्ट्रक्चर में अपने अपने सोर्स के अपने अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज होती है, तो अपने हिसाब से हमें वो कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना चाहिए फ्रेंड्स। ओके, तो अगर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पर आपको अलग वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पर भी आपको एक बिल्कुल ही अच्छे से वीडियो बना के दूँगी। वैसे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बहुत ज़्यादा हाई कंसेप्ट नहीं है, लेकिन है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। तो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मतलब क्या होता है? जो कंपनी को एक एडवांटेज ये होता है कि प्रॉफिट ज़्यादा भी हो, मतलब इस साल अगर हमें 5,000 प्रॉफिट हो रहा है तो भी हमें 500 रुपये देने हैं, अगले साल हमें 5,000 हो रहा है तो भी हमें 500 रुपये देने, उसके बाद हमें 50,000 हो रहा है तो भी 500 रुपये देने। मतलब एक मैंने जस्ट एग्जाम्पल के लिए, आप इससे सीरियस मत लो, लेकिन फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है। तो इससे क्या होता है? अगर हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है तो ये कंपनी के लिए एडवांटेज हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद है फ्रेंड्स फ्लेक्सिबल कैसे होता है फ्रेंड्स? अगर हमें चाहिए, जब चाहिए तब हम इस
डिबेंचर्स को ले सकते हैं, और अगर हमारी नेसेसिटी कंप्लीट हो गई तो हम वो उनको वापस भी दे सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो दिस इज़ अ फ्लेक्सिबल। उसके बाद इन्वेस्टर को क्या एडवांटेज होएगा? इन्वेस्टर को ये एडवांटेज होएगा फ्रेंड्स कि जो फिक्स सोर्स ऑफ इनकम है, मतलब क्या, अगर हमारी कंपनी लॉस में भी जा रही है तो डिबेंचर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों फ़र्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि उनका बॉन्ड हो चुका है कि वो एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट हमें देंगे ही देंगे, तो उसके लिए उनका जो सोर्स है, इनकम सोर्स है, वो कन्फर्म हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद है रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम। मैंने जो एक अभी बोला कि ये फिक्स्ड भी हो जाएगा और रेगुलर भी हो जाएगा, इसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं देना पड़ेगा कंपनी को, और दे भी नहीं सकता कंपनी एक्सक्यूज, क्योंकि उनके बॉन्ड पे वैसे लिखा होता है कि ये फिक्सली आपको हर साल देना ही देना पड़ेगा उनको इंटरेस्ट। ओके, उसके बाद सिक्योर फॉर इन्वेस्टिंग, मतलब क्या, सिक्योर फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग मतलब क्या, जैसे अर्निंग इक्विटी शेयर से सिक्योर है या नहीं हमें नहीं पता, क्योंकि हमें जो इक्विटी शेयर्स है उसको खुद को रिस्क लेनी पड़ती है। वैसे जो डिबेंचर्स है उनको खुद को रिस्क नहीं लेनी पड़ती, वो सिर्फ इन्वेस्ट करेंगे और उसके बाद उनको अपनी जो इनकम है वो आती रहेंगी, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कंपनी लॉस में जा रही है या प्रॉफिट में जा रही है। तो दिस इज़ अ एडवांटेज फॉर द इन्वेस्टर। उसके बाद है मैच्योरिटी, तो उनकी जो मैच्योरिटी पीरियड है फिक्स है, मतलब आपने अगर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो आपको पता है कि इतने साल के बाद हमें ये पैसे वापस मिलने ही वाले, अगर कंपनी डूबी भी तो भी हमें मिलने वाले हैं, क्योंकि अगर कंपनी डूबती भी है तो फर्स्ट प्रेफरेंस हमें जो बोरोड फंड है उन्हीं को देना पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, और उसके बाद है ट्रस्ट इशू मतलब क्या, बॉन्ड किया गया है या सिक्योर्ड अगर डिवेंचर्स रहे तो उनकी खुद की एसेट हमारे पास है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसलिए कोई ट्रस्ट इशू नहीं रह जाता फ्रेंड्स। उसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स हम डिसएडवांटेज। ओके, तो डिसएडवांटेज कौन से वो अब हम देखते हैं फ्रेंड्स। तो डिसएडवांटेज टू द कंपनी और डिसएडवांटेज टू द इन्वेस्टर, जैसे किसी भी चीज़ के एडवांटेज होते वैसे किसी भी चीज़ के डिसएडवांटेज भी होते हैं फ्रेंड्स। तो देखते हैं हम कंपनी के लिए कौन से डिसएडवांटेज है। फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मतलब क्या, प्रिंसिपल अमाउंट, हमें जो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मतलब क्या, हमें जो इंटरेस्ट है वो फिक्स्ड मिलने वाला है। अगर कंपनी ग्रोथ में भी जा रही है या प्रॉफिट में भी जा रही है तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं पड़ता। क्यों लेना देना नहीं पड़ता? क्योंकि हमने ऐसा बॉन्ड करके रखा होता है तो हमें फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलता है, हमें सरप्लस पे तौर पे ऐसा कुछ नहीं मिलता फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद है फाइनेंशियल रिस्क, मतलब क्या, जो कंपनी है अगर हमने जो सिक्योर डिबेंचर्स ले रखे हैं तो अगर हम उनको उनका पैसा लौटा नहीं सके टाइम पे तो वो क्या करेंगे, हमारे असेट है जो हमने रखी है असेट उनके पास गिरवी, तो वो असेट हम वो बेच दे सकते हैं। जैसे कि अगर कार लोन लिया है तो हमारी कार बेच दे सकते हैं, या फिर होम लोन लिया है तो हमारा होम या फिर मशीनरी भी बेच दे सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद है रिस्क टू इक्विटी शेयर एक्सपेक्टेशंस में, मतलब कैसा, अगर हमारी कंपनी डूब रही है या लॉस में जा रही है तो अगर हमारे डिबेंचर्स बहुत ज़्यादा हो गए तो हमारे जो शेयर होल्डर्स होते हैं तो हमारी कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि वो एक प्रेशर होता है, वो एक बहुत ज़्यादा बड़ा प्रेशर होता है कि इस कंपनी पे इतना कर्जा है, तो अगर हम कर्जा, एक कंपनी डूब गई तो इक्विटी शेयर्स को तो कुछ मिलेगा नहीं, तो इसीलिए इक्विटी शेयर होल्डर हमारे कंपनी में कम इन्वेस्ट करने लगते हैं, तो दैट इज़ अ रिस्क। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद एक प्रॉफिट ऑफ कंपनी इज़ फ्लेक्सिबल, वही अगर हम प्रॉफिट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम कब आता है, अगर हमें लॉस हुआ तो क्या करेंगे ऐसे। ओके, उसके बाद टू इन्वेस्टर, नो वोटिंग राइट्स, इन्वेस्टर को कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते। मैंने पहले ही बोल दिया कि वो कंपनी में कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकते या कोई डिसीजन नहीं ले सकते। ओके, उसके बाद है फुल्ली टैक्सेबल, ये कंपनी के लिए एडवांटेज है फ्रेंड्स। हमने एडवांटेज में देखा थे कि टैक्स डिडक्टेबल है, लेकिन इन्वेस्टर को वो जो इंटरेस्ट देते हैं वो इंटरेस्ट पे हमें इन्वेस्टर को टैक्स भरना पड़ता है, तो दैट इज़ अ डिसएडवांटेज फॉर द इन्वेस्टर फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद है इंटरेस्ट रेट इज़ लो, मैंने पहले ही बोला कि हम अगर प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड देखें
और जो हमारे बोरोड फंड का इंटरेस्ट देखे तो उसके कंपेयर में इंटरेस्ट ये हमेशा लो रहता है फ्रेंड्स. ओके, सो इट इज़ अ वेरी बैड डिसएडवांटेज. बट है रिडीमेबिलिटी. मैंने जैसे बोला कि जो अगर कंपनी को लग रहा है, अगर उन्होंने 5 साल का बॉन्ड किया है लेकिन 3 साल में हमारी जो नेसेसिटी है वो पूरी हो गई, तो हम वो वापस भी कर सकते हैं उनको अमाउंट. तो इसीलिए रिडीमेबिलिटी इट इज़ ऑल्सो डिसएडवांटेज फॉर द इन्वेस्टर. मतलब ऐसे नहीं है कि 5 साल है तो उसके पहले हम दे नहीं सकते, हमें दे सकते हैं फ्रेंड्स. ओके, उसके बाद है नो क्लेम ऑन एसेट. हम हमारे एसेट पे क्लेम, मतलब हमारी नहीं लेकिन कंपनी के एसेट पे क्लेम नहीं कर सकते. क्यों क्लेम नहीं कर सकते? क्योंकि ऐसा कुछ हमने बॉन्ड में लिखा है तो ठीक है, अगर नहीं तो हम क्लेम पे एसेट पे कोई क्लेम नहीं कर सकते और कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकता इन्वेस्टर. सो दिस इज़ अ वेरी बैड एडवांटेज, लेकिन डिसएडवांटेज है फ्रेंड्स. ओके, उसके बाद हम क्या देखने वाले हैं फ्रेंड्स? हम न्यू टॉपिक देखने वाले हैं टर्म लोन. ओके, तो अब हम टर्म लोन देखते हैं फ्रेंड्स. तो टर्म लोन में कौन से टाइप है? तो उसमें 3 टाइप है फ्रेंड्स, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म. तो शॉर्ट टर्म में क्या होता है, 1 साल से कम अगर हम लोन ले रहे हैं तो उससे हम शॉर्ट टर्म करेंगे. 1 और 5 साल के बीच में अगर हम लोन ले रहे हैं तो उससे हम मिडिल टर्म करेंगे. और लॉन्ग टर्म 5 साल से ज़्यादा, मतलब 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल, कितने भी साल हम लोन ले रहे हैं तो उससे हम लॉन्ग टर्म लोन करेंगे फ्रेंड्स. ओके, तो चलो देखते हैं. तो अब हम फीचर्स देखेंगे टर्म लोन के. तो टर्म लोन के पहला फीचर्स क्या है? सिक्योरिटी. तो टर्म लोन की सिक्योरिटी के लिए हम कौन सा क्या देखते हैं? जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, ऐसे कुछ भी सिक्योरिटी के तौर पे हमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को देना पड़ता है. ऑब्लिगेशन में क्या आएगा? कंपलसरी टू पेइंग रेगुलर. मतलब क्या, हमें जो टर्म लोन, जैसे मैंने बोला डिवेंचर्स को ऐसे कंपलसरी इंटरेस्ट देना पड़ता है, वैसे ही हमें टर्म लोन को भी देना पड़ेगा फ्रेंड्स. ओके, इंटरेस्ट, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट. ओके, उसके बाद है मैच्योरिटी भी फिक्स्ड रहती है. अगर हम शॉर्ट टर्म ले रहे तो 1 साल के बीच में 7 मंथ, 9 मंथ, 10 मंथ कुछ भी होएगा, उतने मैच्योरिटी पीरियड के हिसाब से हमें वो अमाउंट उसको वापस लौटानी पड़ेगी. उसके बाद है रिस्ट्रिक्टिव कन्वेंटेंस. मतलब क्या, जो कंडीशन ऑफ बैंक होते हैं, मतलब बैंक के कोई भी कंडीशंस होती है जिसमें हम वो ऐसे बोलते हैं कि हमें ये इतना इंटरेस्ट रेट चाहिए, या फिर हमारा कोई भी एक मेंबर आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनेगा, ऐसी कुछ कंडीशंस होती है तो उसे हम रेस्ट्रिक्टिव कन्वेनेंस कहते हैं फ्रेंड्स. ओके, उसके बाद है कन्वर्टिबिलिटी. मतलब अगर हमारी कंपनी उनके अमाउंट वापस नहीं दे पा रही है तो वो उनके जो टर्म्स है या जो लोन है उस लोन को वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स. ओके, सो दिस इज अ वेरी सिंपल एंड सिमिलर एज अ डिवेंचर्स, बट दिस इज अदर पार्ट. ओके, इसके बाद है एडवांटेज फ्रेंड्स. ओके, तो एडवांटेज में हम देखते हैं टू बोरोवर और टू लेंडर. तो बोरोवर मतलब क्या? कंपनी. और लेंडर मतलब क्या? बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, एक्चुअली बैंक. ओके, तो जो हमारे टर्म लोन होता है इसके लिए एडवांटेज है कंपनी के लिए. कौन सा? फर्स्ट है चीप. मतलब ये जो होता है ये बहुत ही कम खर्च में हम टर्म लोन ले सकते हैं फ्रेंड्स. ओके, उसके बाद है टैक्स बेनिफिट मतलब इट इज़ ऑल्सो टैक्स डिडक्टेबल. मतलब अगर कंपनी दे रही है और टैक्स इंटरेस्ट तो उस पर उसको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा फ्रेंड्स. ओके, उसके बाद है नो कंट्रोल. मतलब जो हमारा बैंक है या जो लेंडर है उसका हमारी कंपनी पे कोई कंट्रोल नहीं रहेगा. और नो वोटिंग राइट्स. अगर कोई कंट्रोल नहीं है, कोई वोटिंग राइट्स नहीं है तो ऑटोमेटिकली कोई कंट्रोल भी नहीं रहेगा फ्रेंड्स. ओके, उसके बाद है लेंडर के लिए क्या एडवांटेज है? इट इज़ अ सिक्योर सोर्स. क्यों सिक्योर है? क्योंकि बॉन्ड किया गया है या फिर क्यों सिक्योरिटी के तौर पे हमें कुछ भी देना पड़ता है, तो दिस इज़ अ वेरी सिक्योर सोर्स. ओके, और रेगुलर इनकम. सो रेगुलर इनकम मतलब क्या? अगर हम जो इंटरेस्ट है वो हमें इंटरेस्ट रेगुलर तौर पे हर साल मिलता है. कंपनी की कंडीशन कैसी भी हो,
तो भी मिलता है। अगर कंपनी लॉस में भी हो तो रेगुलर इनकम मिलेगा हमें फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद है कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब क्या, मैंने अभी बोला कि अगर हमने लोन लिया है, लोन अगर कंपनी पेड नहीं कर पा रही, अगर कर भी पा रही, लेकिन हमें लगता है कि हमारे जो लोन है उसे हमें इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर देना चाहिए, तो वो इजीली हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, देखेंगे हम फ्रेंड्स डिसएडवांटेजेस। तो डिसएडवांटेज क्या है, टू बोरोवर टू लेंडर। बोरोवर मतलब कौन, कंपनी, और जो लेंडर मतलब कि जो इन्वेस्ट कर रहा है वो, या कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। तो बोरोवर में क्या है, ऑब्लिगेशन, मतलब कंपलसरी हमें इंटरेस्ट रेट या इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। रिस्क, रिस्क कौन सी है फ्रेंड्स उसमें, कि अगर हमारी कंपनी उसको हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है वो वापस नहीं कर पाई, तो हमारी जो असेट है उस पर क्लेम कर लेंगे वो लोग। तो इसके लिए दिस इज़ अ वेरी बिग रिस्क। ओके, रिस्ट्रिक्टिव कन्वर्टेंस। रिस्ट्रिक्टिव मतलब उसमें अगर बैंक की कोई कंडीशंस है, तो कोई कंडीशंस ऐसी भी रहेंगी कि हमारा एक आदमी आपके बैंक हमारे आपके ऑर्गेनाइजेशन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बने, या कुछ भी ऐसी कंडीशंस रहेगी। तो वो कंडीशंस क्या रहेगी क्या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन इट इज़ ऑल्सो द डिसएडवांटेज। और लेंडर के लिए कौन सा डिसएडवांटेज है, नेग्लिजिबिलिटी, मतलब जो टर्म लोन है, टर्म लोन कैसे कोई समझता नहीं कि हाँ ठीक है लिया है तो लिया है, हम वापस कर भी देंगे, उनको कोई वोटिंग राइट्स नहीं रहता, कोई कंट्रोल नहीं रहता, तो इसलिए उसको नेग्लिजिबिलिटी कहा जाता है। उसके बाद ही नो कंट्रोल, मतलब मैंने अभी बोला तो उनको कोई कंट्रोल नहीं रहता हमारे कंपनी पे या ऑर्गेनाइजेशन पे। ओके, उसके बाद है नो वोटिंग राइट्स, उनको कोई वोटिंग राइट्स भी नहीं मिलते फ्रेंड्स। ओके, सो फ्रेंड्स अगर मैंने जितने भी आपको अभी तक सोर्सेज बताए उसमें बहुत सारे खुद के एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर करते वक्त हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या ज़्यादा है क्या कम है। ऐसे खुद के हर एक के खुद के जो एडवांटेज है वो भी है और डिसएडवांटेज है वो भी है फ्रेंड्स। ओके, सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, सो लाइक कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं ऐसे वीडियो बनाती रहूँ तो आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कुछ भी आपको डाउट है या आपको कुछ गलत लग रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।